अब आ गया सर। चलो अब हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस बराबर इंटरेक्ट करते रहना, ठीक है। कहीं भी जो भी मैं पूछता हूं तुरंत रिस्पांस दो। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आती है तुरंत पूछो, ठीक है। एकदम इंटरैक्टिव होकर के जो है बने रहो, इंटरेक्ट करते रहो क्लास में, जो है आपको मजा आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, नए नोटबुक में इसको जो है आप जो है इसको नोट करो, ठीक है। जो पहले मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, मोल कॉन्सेप्ट में नहीं, इसको जो है नए, इसके लिए नया नोटबुक बनाओ। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अलग से चलेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से चलेगी। यक्स जरा बेटा माइक अनम्यूट करो। यस सर। तुमने वो तीनों लेक्चर देख लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले? सर अभी 2 देखे हैं। उसमें हाइब्रिडाइजेशन वाला अभी लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया है? नो सर। अच्छा, तो उसको कंप्लीट कर लेना बेटा। ओके सर। तो अब देखो बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीशन मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डिफिनीशन क्या है, पहले मॉडर्न डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको और बताता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड थियरी एग्जिस्टेंस में आई, उसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थियरी ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड थियरी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए एग्जिस्टेंस में आई। वाइटल फोर्स थियरी को इंट्रोड्यूस किया बर्जीलियस ने, ठीक है। बर्जीलियस ने इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया। अब बर्जीलियस ने एक मिनट बताइए, सात्विक सर जिसमें आपने कंपाउंड्स बनवाया था उसमें लिख लें? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोल कॉन्सेप्ट के लिए तुमने अलग कॉपी बनाई है क्या? यस सर। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हो। अलग कॉपी नहीं बनाई सर मोर कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से रिपीट करो। सर मोल कंसेप्ट के लिए अलग नोटबुक नहीं लगाई। नहीं लगाई है? तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसकी नोटबुक अलग होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। इसको मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स मत करना। ओके सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेपरेट नोटबुक लगानी है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग लगानी है, ठीक है। तो अब देखो वाइटल फोर्स थियरी को बर्जीलियस ने इंट्रोड्यूस किया, और बर्जीलियस ने ये बोला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किसी भी नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। वाइट यहां पे अगर आप देखो तो वाइटल का मतलब होता है लिविंग, वाइटल का मतलब होता है लिविंग। तो इन्होंने ये बोला कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए हम
नॉन लिविंग सोर्सेस को यूज नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो आप नोट कर लो, वाइटल फोर्स थियरी में लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, according to this theory, we can never synthesize, we can never synthesize, we can never synthesize organic compounds, we can never synthesize organic compounds in laboratory, we can never synthesize organic compounds in laboratory without assistance of living organism, without assistance of living organism, without assistance of living organism। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के सपोर्ट के, ठीक है, हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसी को वाइटल फोर्स थियरी बोलते हैं। और इस थियरी को एक मेजर सेटबैक मिला इन 1826 में। एक केमिस्ट थे जिनका नाम था J.F. वोहलर। चलो मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं इनके लिए स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। वाइटल फोर्स थ्योरी का स्टेटमेंट है, वी कैन नेवर सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी कैन नेवर सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी, we can never synthesize organic compounds in laboratory without assistance of living sources या living organism, without assistance of living organism। तो ये है वाइटल फोर्स थियरी। तो 1826 में एक केमिस्ट थे जिनका नाम था J.F. वोहलर। इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया बनाया, और यूरिया बनाने के लिए इन्होंने जो मेथड यूज किया वो मेथड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इन्होंने यूज किया पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराया अमोनियम साइनेट के साथ। पोटेशियम क्लोराइड को अमोनियम साइनेट से रिएक्ट करा करके फॉर्म किया अमोनियम साइनेट। ठीक है, नहीं एक मिनट, पोटेशियम क्लोराइड को, नहीं 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 एक मिनट बेटा, ये गड़बड़ हो रही है रिएक्शन। एक बार मैं रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं। इन्होंने पोटेशियम साइनेट को रिएक्ट कराया अमोनियम क्लोराइड के साथ। सात्विक क्या प्रॉब्लम है बेटा, कि क्या ये टाइप कर रहा है तू? सात्विक गलती से हो गया, लैपटॉप पे की दबी थी। ऐसी गलती मत कर भाई। तो अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बताओ? ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब देखो, यहां से अमोनियम साइनेट को इन्होंने फॉर्म किया, और फिर अमोनियम साइनेट को हीट करके
अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया, NH2 CO NH2 NH2 CO NH2 यूरिया का फॉर्मेशन किया। आर्यन, लेट एंट्री क्यों हो रही है तेरी? आर्यन, माइक अनम्यूट कर। चलो अभी फर्स्ट डे है, आगे से आप लोगों को ना एक काम और करना है, आपको जो है ना क्लास में वीडियो अपना ऑन रखना है। अभी भी रख सकते हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अपना क्लास में वीडियो ऑन करके रखो, तो उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप जो है मतलब जैसे क्लासरूम में बैठ करके काम करते हो उसी तरीके से काम कर रहे हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर ऑन करके जो है लेक्चर को और उसके बाद जो आप सो गए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस बस बस। तो इस तरीके से इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया बनाया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया वो कंपाउंड है यूरिया, और इस कंपाउंड को वोहलर ने सिंथेसाइज किया, और वोहलर ने ये प्रूफ कर दिया कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प की जरूरत नहीं है। बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, और यहां पे वाइटल फोर्स थियरी फेल कर गई। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए मॉडर्न थियरी एग्जिस्टेंस में आई। तो मैं अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डिफिनीशन बताने जा रहा हूं, ठीक है? मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉडर्न डिफिनीशन of organic compounds. अब देखो, जो मॉडर्न थियरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए, अब मॉडर्न थियरी के अकॉर्डिंग पहले स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी those compounds containing carbon and hydrogen essentially those compounds containing carbon and hydrogen essentially along with some other non-metallic elements, such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. Are called ऑक्सीजन के बाद क्या है सर? oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. are called organic compounds.
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दोज कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen essentially, those compounds containing carbon and hydrogen essentially along with non-metallic elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. are called organic compounds. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डिफिनीशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डिफिनीशन है। तो अगर हम इस डिफिनीशन को कंसीडर करें तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमारे पास ये कंपाउंड है HCOOH, तो क्या हम इस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे? Yes. होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं CH3CN को, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसमें आप देखते हो कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, जो कि एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, Yes, sir. अगर हम कंसीडर करते हैं NH2CSNH2, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सब लोग ये बोल रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को थायोयूरिया बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ना यूरिया जैसा ही होता है, बस यूरिया में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे सल्फर है। समझ आया? ऐसा स्ट्रक्चर होगा NH2C डबल बॉन्ड S NH2, तो ये है थायोयूरिया। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें CO2 को, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो सर। नो सर। नहीं, सर। नहीं No, है, sir. क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर हम कंसीडर करते हैं COX को, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? No, sir. नो X सर। पे हैलोजन है। No, no, sir. नहीं है। क्यों नहीं है? Hydrogen नहीं. हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन नहीं है इस कंपाउंड में। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर हम कंसीडर करते हैं CH3COOLI, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? No, No, sir. नो क्या सर। प्रॉब्लम है यहाँ पे? मेटल Metal है, sir. हाँ, इसमें लिथियम आ गया। लिथियम इज अ मेटल, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी कंपाउंड को बोला जाएगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटालिक होने चाहिए। ठीक है, अब जरा इस कंपाउंड पे आ जाते हैं। NH4CN, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो सर। यस सर। सोच लेना। यस सर। नहीं Yes, है sir. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नो सर। नहीं है। नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नहीं है। आयन से नहीं है। अब उसके आयन है सर, इसमें NH4 और Cl। हाँ, ये बना है NH4 पॉजिटिव पॉजिटिव CN नेगेटिव। CN नेगेटिव से। तो एक बात और आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियली होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटालिक होने चाहिए, और कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए कंपाउंड के अंदर। Yes, sir. Covalent. आयनिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि NH4 पॉजिटिव और CN नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड
बोलेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो अमोनियम साइनाइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको स्पेशली लिख लेना। अमोनियम साइनाइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ammonium cyanide is inorganic compound as it contains ionic bond, as it contains ionic bond between NH4 positive and Cn negative, NH4 positive and Cn negative। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। अच्छा, ये इसी तरीके से फिर आप इसको भी बोल सकते हो कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और CNO नेगेटिव है, अमोनियम आयन एंड साइनेट आयन, तो इसलिए हम इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो अब समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो बात आती है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं अभी आपको एक नया मेथड, नया तरीका बता रहा हूं, जिससे आपको स्ट्रक्चर बनाना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Representation of organic compounds। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो एक तो हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बोलते हैं कि एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें वो सारे एटम्स प्रेजेंट है जो उस मॉलिक्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड which possess atoms of all constituent elements, which possess atoms of all constituent elements, all constituent elements is called molecular formula, is called molecular formula। जैसे देखो, C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सर एक बार स्टार्टिंग का रिपीट करना। नोट कर लो, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड which possess atoms of all constituent elements, actual formula of compound which possess atoms of all constituent elements is called molecular formula,
इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे ये C2H6O जो है ये क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लो हम कंसीडर करते हैं C6H12O6 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऐसे अगर हम कंसीडर करते हैं CH4N2O, ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मालूम है ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूरिया का। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया है। अभी आप देखो यूरिया का फॉर्मूला भी बताया था, NH2CO NH2, तो उसमें 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं C2H4O2, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा एसिटिक एसिड का। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। आप देखो इसके अंदर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो पहली बात जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कंसीडर करते हैं वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आप देखो एक और टर्म हम यहां पे डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला, कई बार इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी बोला जाता है, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब जरा देखो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है। लिखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, chemical formula of a compound in which chemical formula of a compound in which atoms of chemical formula of a compound in which atoms of various elements are present, atoms of various elements are present in simplest atomic ratio, in simplest atomic ratio. Atoms of various elements are present in simplest atomic ratio is called empirical formula or simplest formula. Empirical formula or simplest formula. नोट कर लिया डेफिनेशन? यस सर। अब जैसे देखो बेटा, अगर ये पहला वाला फॉर्मूला को हम कंसीडर करें, यहां पे ये वाला फॉर्मूला, इसमें आप क्या देख रहे हो, जो एटम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट के वो सिंपल रेशियो के टर्म्स में है, 2 6 1, 2 6 और 1। ये अदर देन 1 किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं। 2 6 और यहां पे क्या है 1, ये 1 के अलावा किसी और कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है।
इसलिए हम इस एटॉमिक रेशियो को क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है और इंपीरिकल फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक मिनट बेटा, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आई है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला दोनों हो सकता है। molecular formula and empirical formula both। अब जरा ये दूसरे वाले केस में आते हैं। यहां पे आप देखो ये 6, 12 और 6, ये तीनों नंबर 6 से डिविजिबल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्योंकि तीनों नंबर 6 से डिविजिबल है तो ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, ये इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला होगा 161 CH2O। CH2O। O, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है वैसे बेटा, और इंपीरिकल फॉर्मूला भी हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है। देखो CH2O ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इस कंपाउंड का, जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो आप देख रहे हो इसका फॉर्मूला क्या है, CH2O है। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और इंपीरिकल फॉर्मूला भी यही। जबकि ग्लूकोज के केस में उसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस तो सर। कहने का मतलब यह है कि कुछ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, जबकि कुछ कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको कंसीडर करें CH4N2O, क्या ये इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों हो सकता है? यस सर। ठीक है, क्योंकि Yes, अदर देन 1 ये किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला बोथ होना चाहिए। और ये नीचे वाला बोलो, इसके बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर No, sir. फॉर्मूला। ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CH2O। CH2O। इसका मतलब आप बोल सकते हो ग्लूकोज, अगर ऐसा स्टेटमेंट कहीं पे लिखा हुआ कि बोथ ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड पोजेस सेम इंपीरिकल फॉर्मूला, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट करेक्ट सर। ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। बोथ ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बात समझ में आ रही है? इंपीरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला होता है जहां पे जो एटम्स प्रेजेंट है वो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे बोले कि K2Cr2O7 है, K2Cr2O7, क्या ये इंपीरिकल फॉर्मूला हो सकता है? यस सर, दोनों। यस सर। यस सर। इंपीरिकल फॉर्मूला भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता ही, आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला है। KMnO4, KMnO4 दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला दोनों हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सर हाँ बोलो बेटा।
सर जैसे आपने बताया था, जैसे ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आया था, तो वो सिर्फ उन दो के लिए होता है या और भी हो सकते हैं ऐसे इसके बहुत सारे एसिड? एक ही इंपीरिकल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग मिलियंस कंपाउंड हो सकते हैं। ओके सर। समझा है? हाँ, सेम इंपीरिकल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग मिलियंस कंपाउंड हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस कंपाउंड को कंसीडर करें C20H42, इसके मालूम है इसके कितने आइसोमर्स हैं? इसके आइसोमर्स है 63,700 के आसपास आइसोमर्स इसके। जबकि आपको पता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C10H21। अब आप सोचो कि C10H21 इंपीरिकल फॉर्मूला के कितने सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास हो सकते हैं, और उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसके आइसोमर्स मैं बता रहा हूं कि 63,700 के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि ये एक इंपीरिकल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। यस सर। तो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला होता है जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी हमें पता चलती है कि एटम, कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है, और वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कौन से टाइप का है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिस केमिकल फॉर्मूला में हमें एटम्स की कनेक्टिविटी का पता चलता है उसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। लिख लो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, chemical formula of compound in which connectivity of atoms is represented, connectivity of atoms is represented, is called structural formula, is called structural formula, is called structural formula। जैसे देखो अभी हमने कंसीडर किया था C2H4O2, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर देखें तो एक तो ये फॉर्मूला हम लिखते हैं CH3COOH, CH3COOH, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और दूसरा है ये रिप्रेजेंटेशन CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये इसको बोलते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या आप एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। यहां पे हमने उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को
थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है, जिससे हमें फंक्शनल ग्रुप का पता चलने लगा कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, जबकि ये जो डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसमें आपको सब कुछ पता चल रहा है कि कहां पे सिंगल बॉन्ड है, कहां पे डबल बॉन्ड है, कौन सा एटम किसके साथ बॉन्डेड है, वो पूरी स्ट्रक्चर की एनालिसिस आप इसके बेसिस पे कर सकते हो, इसलिए इसको डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं। एक तो हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो आप नोट करो, लिखो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, for representation of structural formula of a compound, for representation of structural formula of a compound, for representation of structural formula of a compound, following two representation are taken into consideration. Following two representation are taken into consideration. Following two representation are taken into consideration. Number one, expanded structural formula. एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसे देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मान लो ब्यूटेन को, ठीक है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने जो अभी 10th की एनसीईआरटी में देखा था कि पहले तो इसमें कितने कार्बन है उनको आप अरेंज कर दो, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते जाओ। अब क्योंकि यहाँ पे नेम के एंड में एन आ रहा है, इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। बाकी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर दो, तो टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको हाइड्रोजन यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये है ब्यूटेन, ब्यूटेन का एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे टर्म्स में, तो मैं साथ में इसका दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बता रहा हूं। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल सकते हो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ठीक है, ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जरा देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम यहाँ पे जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाएंगे। एक मिनट, हाँ, ये है ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बनाना बहुत आसान है। आप देख रहे हो यहां पे क्या है, जितने शार्प पॉइंट हैं हर शार्प पॉइंट पे कार्बन प्रेजेंट होगा। तो जैसे यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। जो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है
उस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता तब तक जब तक कि वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो। अगर कोई हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है तो उस हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन होता है COOH, तो वो H को आपको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन में हाइड्रोजन अगर कनेक्टेड है तो उस हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से देखो, अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्टेन का, ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जिग जैग स्ट्रक्चर आपको बनाना है। और आप यहां पे एक चीज और देखोगे कि जब ये वाला टर्मिनल कार्बन और ये वाला टर्मिनल कार्बन अगर अपोजिट साइड में होंगे, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं स्ट्रक्चर को आसानी से बनाने का और समझने का कि कार्बन की काउंटिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो अगर ये वाला टर्मिनल कार्बन, ठीक है, अगर ये टर्मिनल कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन अपोजिट साइड में आपको दिख रहे हैं, समझ लेना वहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन। और अगर ये टर्मिनल कार्बन सेम साइड में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अगर ये टर्मिनल कार्बन सेम साइड में दिख रहे हैं, जैसे आप इसमें देखो, ठीक है, अगर ये सेम साइड में दिख रहे हैं तो मान लेना यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन। अगर ये सेम साइड में दिख रहे हैं तो ऑड नंबर कार्बन, अगर ये अपोजिट साइड में दिख रहे हैं तो इवन नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखो 8 कार्बन है और इसके अंदर 7 कार्बन। आप इनफैक्ट ये वाले स्ट्रक्चर को देखो, यहां पे टर्मिनल कार्बन अपोजिट है तो इवन कार्बन होने चाहिए, तो इसमें 4 कार्बन है। तो अब जैसे देखो, अगर हम एक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं जिसका डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कंपाउंड का। अब इसी को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो पहले तो आप देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 5 है। अब 5 कार्बन है तो देखो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये 5 कार्बन। अब आप देख रहे हो सेकेंड कार्बन पे यहां डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दो, बस यही है इस कंपाउंड का। ठीक है, इस कंपाउंड का ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेम कंपाउंड। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ कौन सा स्ट्रक्चर बनाना आपको आसान लग रहा है? बॉन्ड लाइन। Bond line. अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आप बनाते हो आपका कितना टाइम बचेगा सोचो? यस सर, बहुत कितना बचा। पेज बचेगा? बोलो। ठीक है, तो इसीलिए अब आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बनाना है।
ठीक है, और सर पूरा कमांड करना है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर किसी वो स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी अब मैं उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं जैसे हमारे पास है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड है। ठीक है, ये है इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड का एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर हम इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, देखो कैसा होगा रिप्रेजेंटेशन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथेनोइक एसिड का। और ये है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो, एक कार्बन यहां है और ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन यहां है, तो 2 कार्बन। आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कार्बन चेन है उसमें जो हाइड्रोजन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? यस सर। सर हाँ बोलो। सर अगर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ना हो और अगर डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो तो उससे भी निकाल सकते हैं हम? उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन कंपाउंड के बारे में होनी चाहिए। कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम गेस कर पाएंगे कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग तो हजारों आइसोमर हो सकते हैं। यस सर। अब आप उनमें से कौन से आइसोमर की बात कर रहे हो, तो आपके पास कुछ तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना, कुछ तो क्लू होना चाहिए, तब जाकर के आप उस पर्टिकुलर आइसोमर तक पहुंच पाओगे। यस। अब जैसे देखो, अगर हमने इसको कंसीडर किया, एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका ये भी होता है। फॉर एग्जांपल हम ये फॉर्मूला कंसीडर करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CHO। ये कंपाउंड है। अब इसको हम अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के टर्म्स में कंसीडर करें, ये बेसिकली अगर आप इस फॉर्मूला को देखो बेटा, ये सेमी एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये कंप्लीटली एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है, सेमी एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर इसका कंप्लीटली एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंसीडर करें तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CHO। ये है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला वाला ये जो फॉर्मूला था ये क्या है, सेमी एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और ये दूसरा वाला है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं इसी का बनाने जा रहा हूं बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब आप बना रहे हो ना, तो उसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेरिक नंबर
अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 है यस तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 है sp हाइब्रिडाइजेशन। बाकी आपको यह भी पता है कि अगर स्टेरिक नंबर, ठीक है, अगर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री होती है क्या? टेट्रा हेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल डायगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर, लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री होती है। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही 3 हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, यही 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो, मैंने आपको यह भी बताया हुआ कि स्टेरिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, थोड़ा और डिटेल बता देता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ व्हाट? लोन पेयर। लोन पेयर। इसमें पाई बॉन्ड पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसमें हम पाई बॉन्ड पेयर को कंसीडर नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हो। ठीक है, तो जरा मुझे यहाँ पे फटाफट ये सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप बताओ। लेफ्ट साइड से शुरू करो, लेफ्ट साइड से शुरू करके सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? सर sp एक मिनट, sp3 हैंग कर रहा है ये। रुक जाओ, बस जस्ट स्टार्ट करो। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है बताओ? sp3 sp3, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। देखो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ये बगल वाले का क्या होगा? sp2 sp2। अब इसमें आप देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई को तो काउंट करेंगे नहीं, सिर्फ सिग्मा को काउंट करेंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडेशन इसका sp2 होगा। इसके बगल वाले का क्या होगा बताओ? sp2 sp2 sp2। इसके बगल वाले का क्या होगा? sp3 sp3। इसके बगल वाले का sp3 sp3। और इसका sp sp। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका sp sp।
और इसका sp2 sp2 sp2। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट सारे कार्बन का। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे ज्योमेट्री, इस कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। ठीक है, यस सर। यहां पे ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, यहां पे ट्रायगोनल प्लेनर, यहां पे टेट्राहेड्रल, यहां पे टेट्राहेड्रल, यहां पे लीनियर, यहां पे लीनियर, और यहां पे ट्रायगोनल प्लेनर। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसी स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म्स में बना रहा हूं। बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म्स में मैं यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को काउंट कर लें तो टोटल 8 कार्बन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए? यहां पे लीनियर दिखना चाहिए। ठीक है, लीनियर दिखना चाहिए। Yes. तो अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 3 कार्बन को अभी हटा रहा हूं। अभी 3 कार्बन को हटा रहा हूं। अब जरा देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बेटा। डबल बॉन्ड जो है ये सेकंड कार्बन पे है, तो यहां पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक, फिर उसके बाद 2 कार्बन पे जो है क्या है, ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। उसके बाद जो है आगे अगर बढ़े तो फिर आपको यहां पे दिख रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए। अब लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसमें अभी मैं 1 कार्बन और हटा, अब देखो मैंने यहां पे कर दिया इसको सीधा, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर आप देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया जहां पे ज्योमेट्री क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। अब देखो अभी मैं ऐसे बनाऊंगा कि आपको लगेगा कि ट्रायगोनल प्लेनर देखा। अब मैं सारे कार्बन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। देखो 1 कार्बन यहाँ है, 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 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, और 1 यहाँ है। आया समझ में बेटा? बोलो। यस सर। सर एक Yes, बार दोबारा sir. बता दो थोड़ा। सर हाँ बोलो बोलो। सर 5वें कार्बन के बाद जिगजैग क्यों नहीं बना? हाँ मैं फिर वही उसके बता बाद- रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो अब थोड़ा सा मैं आपको ज्योमेट्री पे भी ले जा रहा हूँ। अब जैसे देखो ये कार्बन पे ज्योमेट्री क्या है? लेफ्ट वाले कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना। तो हमने अभी हाइड्रोजन तो यहाँ दिखाया नहीं। जब हम हाइड्रोजन दिखाएंगे तब आपको ये टेट्राहेड्रल दिखेगा। देखो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और 1 हाइड्रोजन इधर। दिखा टेट्राहेड्रल? यस। यस सर। ठीक है, अच्छा उसके बगल वाले कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल ट्रायगोनल प्लेनर। अब ट्रायगोनल प्लेनर देखो, अभी ट्रायगोनल प्लेनर आपको दिखेगा। दिखा? अरे Yes, ट्रायगोनल प्लेनर नहीं दिख रहा है? यस सर। हाँ, उसके बगल वाले कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर है। तो अब देखो ये भी हो गया ट्रायगोनल प्लेनर।
यस सर। यस सर। हाँ, अब इसके बगल वाले कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना। अब जरा देखो टेट्राहेड्रल, ये मैं टेट्राहेड्रल बना रहा हूं, ये बना टेट्राहेड्रल। यस यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, इसके sir. बगल वाले कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? टेट्रा। टेट्राहेड्रल है ना। देखो Tetrahedral. टेट्राहेड्रल देखो बना रहा हूं, बना। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसके बगल वाले कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। Planar. लीनियर। दिखा यहाँ पे लीनियर। Yes, sir. उसके बगल वाले कार्बन के अबाउट भी ज्योमेट्री लीनियर है। लीनियर। देखो यहाँ भी लीनियर दिख रहा है। और इसके बगल वाले कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। देखो यहाँ ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा है। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो Yes. जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, जो कार्बन चेन में हाइड्रोजन है, कार्बन चेन में प्रेजेंट हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करते। एक फंक्शनल ग्रुप में अगर हाइड्रोजन है तो फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन को हमेशा रिप्रेजेंट करते। बाकी हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री जो है, जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री वहां पे बननी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए हमेशा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो अप्रोच क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। जरा इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ। बन गया सर। बन गया तो जरा दिखाओ, कैमरे के सामने लगाओ। सात्विक, तुमने बना लिया? एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ा क्लियर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। सर एन दिखाना है ना ट्रिपल बॉन्ड के साथ। हाँ, एन दिखाना है। बन गया सर। बन गया तो दिखाओ।
हम्म। अब देखो तुमने सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे गड़बड़ किया है, वहां पे लीनियर नहीं दिख रहा है, वो कार्बन को घुमा दिया उधर। अब जरा अगर जिस तरीके से तुमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें या तो कार्बन ज्यादा समझे जाएंगे, अदरवाइज जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में गड़बड़ है। चलो मैं आपको बना करके दिखाता हूं। ये सेम प्रॉब्लम जो है तुम्हारे स्ट्रक्चर में भी है सात्विक। मैं इसको बना करके दिखा रहा हूं, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बताओ। sp3 sp3 सर sp3। उसके बगल वाले का sp2 sp2 इसका sp3 sp3 सर sp3। इसका एस sp sp। इसका भी sp। sp sir. इसका sp3। SP. yes sir इसका sp S. हाँ हाँ बोल बोल। Yes, sir. SP. sp। हाँ sp। तो मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे लीनियर, ये होना चाहिए। अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका। अब मैं पहले कार्बन मेंशन कर देता हूं, कहां कहां पे कार्बन। इधर एक कार्बन ज्यादा होगा। एंड में से थोड़ी सी गलती है। हाँ एक कार्बन ज्यादा हो गया। ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप चाहो तो इसको नीचे की तरफ भी घुमा सकते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को नीचे की तरफ भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सर तो इसमें ये एन है का तो इसका फर्क नहीं बॉन्ड पड़ेगा लाइन ना? स्ट्रक्चर। हाँ बोलो। एन एन को भी सर साइड में या नीचे कहीं कर सकता है ना, उसका तो कोई नहीं फर्क नहीं 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 पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो सीधे ही रहेगा। मतलब कार्बन और एन जो है ना, और उसके बगल वाला कार्बन, वो एक लाइन में होने चाहिए, तभी लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा ना वहां पे। अच्छा, ये सर, ये सर। सर आपने प्लेन लाइन क्यों बनाई है? प्लेन लाइन इसको zigzag क्यों नहीं किया? कहाँ पे है यहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड? देखो बेसिकली बेटा बेटा यहाँ पे देखो ना, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। यस सर। और ये वाले कार्बन के अबाउट भी ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए। यस सर। और कार्बन टोटल कितने होने चाहिए? यहाँ पे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन। आया समझ में? यस सर। yes sir तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जैसे देखो, जैसे ये कंपाउंड है,
बेंजीन। बेंजीन। एक मिनट बेटा, जरा वेट करो। अगर बेंजीन का हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेंजीन का। ये उसी का एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर हुआ बेटा? सर इसको Yes, zigzag sir. क्यों नहीं बनाया? अरे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है सर। ये वाला, ये सब, इससे पहले वाले कंपाउंड सब ओपन चेन कंपाउंड थे, ये क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे देखो, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं फ्यूरॉन। इसको फ्यूरॉन बोलते हैं, FURAN। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। ये बेंजीन हो गया, और ये फ्यूरॉन। तो इसका इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो। यस सर। तो इसका अगर आप एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे तो इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा बनेगा। यस सर। ये इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरीके से देखो, ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं पिरिडीन। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पिरिडीन, PYRIDINE, पिरिडीन। ये कुछ क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और कंसेप्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये सब नोट कर लिया है? यस यस सर। यस सर। Yes, एक sir. मिनट सर बस। कर लिया होगा कंप्लीट? सर, होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस कंसेप्ट के बारे में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और इसको
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और इसको अनसेचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, अनसेचुरेशन इंडेक्स, और इसको इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। एक ही टर्म है, उसके कई सारे ऑल्टरनेटिव नेम, मैंने सारे नेम यहाँ पे बता दिए। डबल बॉन्ड इक्वलेंट और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और अनसेचुरेशन इंडेक्स और इंडेक्स नंबर। बेसिकली ये जो टर्म है, इस टर्म से हमें पता चलता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर वो अनसेचुरेटेड है तो उसके अंदर अनसेचुरेशन की डिग्री क्या है, ठीक है। तो अब जैसे देखो हमारे पास है, मान लो हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कंसीडर कर रहे हैं, C4H10। तो हमें पता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग है, CnH2n+2, और ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। तो एल्केन का है मतलब ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड, C4H10 एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसका मतलब कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो आएगा बेटा 0। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा। तो जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड है, फॉर ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड देयर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड देयर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। इस बात को नोट कर लो। For all saturated compound, their double bond equivalent is equal to 0. Is equal to 0. अब देखो, अगर हम यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, हमने 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया तो ये बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C4H8। अब ये C4H8 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n। और ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है 1, ठीक है। अब देखो हमने फिर से क्या किया, 2 हाइड्रोजन और रिमूव कर दिया, यहां से 2 हाइड्रोजन और रिमूव कर दिया, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H6, और ये इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n-2, ठीक है। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है 2। इसका मतलब आप एक पैटर्न देख रहे हो कि किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड से अगर हम एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो उसका डीबी क्या आ जाता है? 1, ठीक है। मतलब उसमें अनसैचुरेशन, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका वो 1 हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का अनसैचुरेशन उसके अंदर ऑब्जर्व होता है। अगर हम 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव कर ले, जैसे एक पेयर यहां पे और एक पेयर यहां पे, तब उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ गया? 2, ठीक है। तो मतलब उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया? 2 आ गया। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर एक सैचुरेटेड कंपाउंड से हमने 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव कर लिए तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन की डिग्री क्या है या वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, इसका पता हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बेसिस पे चलता है। तो मैं इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले आप इस फॉर्मूला को देखो, फिर इसको कैसे यूज करना है वो बताता हूं। सर हाँ बोलो बेटा।
तो सर ये हमेशा मतलब होल नंबर के पैटर्न उसमें टाइप में होगा या उसमें पॉइंट्स वगैरह में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता देखो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल का मतलब यह है कि वो एक स्टेबल स्पीसीज नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टेबल स्पीसीज होगा ना, तो स्टेबल स्पीसीज के लिए ये वैल्यू हमेशा इवन नंबर आएगी, मतलब वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। अगर अनस्टेबल स्पीसीज है तो उसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। ठीक है, है। ओके तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिटरमाइन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ n टाइम्स न्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, समेशन ऑफ n टाइम्स न्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब यहां पे n हमें क्या बता रहा है, where n is number of atom of given type। एक पर्टिकुलर टाइप के कितने एटम प्रेजेंट है वो हमें n से पता चल रहा है। और न्यू हमें क्या बताता है, न्यू इज वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो न्यू से हमें उसकी वैलेंसी का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं इस जनरल फॉर्मूला को CnH2n+2, अब मैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालता हूं। तो आप देख रहे हो इसके अंदर n नंबर ऑफ कार्बन है, तो n वैल्यू कार्बन के लिए n है, और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के लिए न्यू वैल्यू 4 है, -2 प्लस इसके अंदर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2n+2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए n वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा है? यस सर। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्मूला कंसीडर किया है। इस जनरल फॉर्मूला का डीबी निकाल रहे हैं, तो हमने यहां पे देखा कि भाई फॉर्मूला में n नंबर ऑफ कार्बन है, तो कार्बन के लिए n वैल्यू नंबर ऑफ एटम ऑफ गिवन टाइप n हो गया, और कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो n × 4 - 2, और 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए n वैल्यू यहाँ पे 2n+2 हो जाएगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। आप देखो ये आ गया 2n प्लस ये तो -1 आ गया, तो 2n - 2n 2n - 2n -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो 2n 2n कैंसिल हो गया, -2/2 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या गया, 0। जी। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इस जनरल फॉर्मूला के जितने भी कंपाउंड है वो सब क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड। ठीक है, इफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0 देन कंपाउंड मस्ट बी सैचुरेटेड। अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं अब मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है C2H3N C2H3N। अब हम इसका डीबी निकालना चाहते हैं, इसका डीबी निकालते हैं। अब इसका डीबी क्या आ जाएगा, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो n वैल्यू कार्बन के लिए 2,
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इंटू 4 - 2 प्लस इसके अंदर देखो 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए एन वैल्यू क्या हो गई 3, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो 3 × 1 - 2 प्लस इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, तो एन वैल्यू 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो, तो ये क्या आ गया 2 × 4 - 2, तो 4 और -3 और +1 आया सर, डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये आ गया 2, डबल बॉन्ड इक्वलेंट 2 आ गया। अब डबल बॉन्ड इक्वलेंट 2 आ गया, तो इसका मतलब कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? या तो इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। आप देख रहे हो इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो जरा 5 मिनट और लगेगा, मैं कुछ चीजों को समराइज कर दूं जितना डिस्कशन मैंने अभी किया है। जैसे देखो, अगर डबल बॉन्ड इक्वलेंट 0 आया तो कंपाउंड क्या है सैचुरेटेड। Saturated. अगर डबल बॉन्ड इक्वलेंट 1 आया तब क्या होगा, या तो कंपाउंड के Double अंदर bond. एक डबल बॉन्ड होगा, 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो सकता है, या यहां पे हो सकता है एक साइक्लिक रिंग, 1 साइक्लिक रिंग। Yes. अगर रिंग बनती है ना तब भी 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। अगर एक साइक्लिक तो रिंग बनती, मतलब एक ओपन चेन कंपाउंड को क्लोज चेन कंपाउंड आप बनाओगे ना, तो 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो क्लोज चेन बनेगा। ठीक है, तो DB1 होने पे 2 पॉसिबिलिटीज है, 1 डबल बॉन्ड की और 1 साइक्लिक रिंग की। इसी तरीके से देखो, अगर DB वैल्यू 2 आती है तो DB2 होने पे क्या क्या हो सकता है, 2 नंबर डबल 1 बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, नंबर 2 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, नंबर 3 साइक्लिक साइक्लिक, 2 साइक्लिक रिंग हो सकती है बेटा, क्योंकि 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव किया ना तो 2 रिंग बनेगी, तो 2 साइक्लिक रिंग हो सकती है। या एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, बताओ क्या होगी? दो रिंग कैसे बनेंगे सर? बन जाएंगे, अभी वो बाद में देखेंगे, अभी मुझे एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, उसको बताओ। फोर्थ पॉसिबिलिटी भी है यहां पे, अरे एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग, फंक्शनल ग्रुप 1 डबल बॉन्ड एंड 1 साइक्लिक रिंग, ये भी हो सकता है, लिख लो। फोर्थ पॉसिबिलिटी 1 डबल बॉन्ड एंड 1 साइक्लिक रिंग। ओके सर। ठीक है, तो मैं अब आपको एक केस दे रहा हूं आपको खुद से सोचने के लिए। अगर डबल बॉन्ड इक्वलेंट 3 है, DB3 है, तो DB3 में ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, ये खुद सोच करके बताना। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर। उसमें सर 2 डबल बॉन्ड, एक साइक्लिक रिंग हो जाएगी। पूरा ढंग से सिस्टमेटिकली सारी पॉसिबिलिटी को सोच करके बताना, ठीक है? ठीक है ना? Yes, sir. ओके Yes, सर। sir. हाँ, यस अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये नेटवर्क एकदम प्रॉपर रहा आज क्लास में? Yes, sir. Sir. यस सर। मतलब मेरी तरफ से सब कुछ ठीक था ना? Yes, sir. हाँ जी सर। ऑडिबिलिटी सही थी? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड।
तो कल इसी टाइम पे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा। सर सर कल है या परसों है? ओके सर। नहीं जितेंद्र सर ने क्या बोला है आपकी क्लास के लिए? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे? अल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट नहीं बोला है केमिस्ट्री के लिए। नहीं है सर, वही है। हाँ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके सर। ओके बेटा।